हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बनाएंगे वो है बीएड्स फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन का सेक्शन 3.2 फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी दिन लग गए। इसका कारण था कि कोरोना की वजह से मुझे सडनली अपना होम टाउन से वापस आना पड़ा और यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरे पास वाले अपार्टमेंट में कोरोना पॉजिटिव हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना तबीयत का ख्याल रखें, गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले, ऑफलाइन ही होगा, तो एग्ज़ाम से पहले अपने को कम्प्लीटली फिट रखें। इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, आप इसे किस तरह अटेंड करें और इसमें आप अपने एग्जाम में क्या क्या लिखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आ सकता है वो है राइट द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसे अटेंड करते वक्त पहले आप लिखिएगा फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है और क्या क्या फैक्टर्स होती हैं जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। और ये क्वेश्चन चाइल्डहुड पर बेस्ड है, तो आप अपना पूरा फोकस फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्डहुड सेक्शन का लिखिएगा, पर उससे पहले आप इन्फेंसी और एडोलेसेंस के बारे में भी एक एक पैराग्राफ लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मेट होगा। चाइल्डहुड पर जब आप फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिख रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी बुक में दिया है, उसको भी आपको लिखना है। तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली बॉडी पार्ट्स के बढ़ने को हम बोलेंगे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उसके साथ उन्हीं बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग जब बेटर होती जाती है उसे भी हम फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बोलेंगे। सो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर कैपेसिटी टू फंक्शन। उसके साथ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोले, क्योंकि वो बढ़ रहा है करके। अगर आप किसी लेमन पे जाके पूछें कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि एक चीज़ लिविंग है और नॉन लिविंग है, तो वो बोलेगा अगर कोई चीज़ बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो हम उसे लिविंग बोलेंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक है। और फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स, वो दोनों होते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। फिजिकल ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, यानी बाहरी फैक्टर्स और अंदर के फैक्टर्स, यानी बॉडी के अंदर के फैक्टर्स। जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सनलाइट, फूड, एक्सरसाइज, वर्क, ये सारे बाहरी फैक्टर्स हैं। उसके साथ ये भी देखा गया है कि जो वेट गेन होता है वो मैक्सिमम होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर और मिनिमम होता है अप्रैल टू जून, यानी जो मंथ्स होती हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम वेट गेन इज ऑब्जर्व्ड इन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर एंड मिनिमम इन अप्रैल एंड जून। इंटरनल फैक्टर्स में जो फैक्टर्स जाएंगी वो है हेरिडिटी, सेक्स, यानी बॉयज आर मोर टॉलर देन गर्ल्स, इट इज ऑब्जर्व्ड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी हार्मोन्स, ये सारी चीजें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से हमने ह्यूमन स्टेजेस को, जितने स्टेजेस को डिवाइड किया है वो है, फर्स्ट है इन्फेंसी स्टेज, सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड है लेटर चाइल्डहुड एंड फोर्थ है एडोलेसेंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का फोकस ही चाइल्डहुड है, तो इसीलिए आपको अर्ली चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक अलग से लिखने होंगे और लेटर चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक अलग से लिखने होंगे। फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी यानी चाइल्डहुड, मेन जो क्वेश्चन है उसको जाने से पहले हम एक पैराग्राफ इन्फेंसी पे लिखेंगे। तो फिजिकल ग्रोथ इन्फेंसी में क्या होता है? इन्फेंसी बेसिकली स्टार्टिंग होता है बर्थ से लेकर 18 महीने तक, और उसमें उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो है फर्स्ट रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी इन्फेंसी में बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। जो फिजिकल ग्रोथ इज नोटिसेबल, यानी जो बढ़ना होता है वो नोटिसेबल होता है, वो दिखता है बच्चा बढ़ रहा है करके, एंड ये एसोसिएटेड होता है हाइट, वेट, साइज, शेप एंड प्रपोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी फिजिकल ग्रोथ इज नोटिसेबल एंड एसोसिएटेड विद growth of height, weight, size, shape and proportion of the body also changes.
सो फिजिकल ग्रोथ इज लिंक्ड विथ मोटर एक्टिविटी। यहाँ जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो बच्चे का सिर्फ हाइट का बढ़ना ही इससे नहीं, बल्कि वो कितनी जल्दी क्रॉल करना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, किसी चीज़ को ग्रैब करना सीख रहा है, तो उसकी मोटर एक्टिविटी के साथ भी उसका फिजिकल ग्रोथ को जोड़ा जाता है। उसका बाद वाला पॉइंट जो आप लिखिएगा वो है फर्स्ट फ्यू वीक्स इन्फेंट शो नो मोटर कंट्रोल, यानी पहले कुछ वीक्स तक, महीनों तक नहीं, वीक्स तक बच्चे का कोई वो शो नहीं करता मोटर कंट्रोल, वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता। पर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली क्या करता है, चिन मूवमेंट शुरू करता है, मुंह का हिलाना शुरू करता है, और उसके बाद उसका नेक मूवमेंट होता है और आई स्टेडी आईसाइट बनती है। उसके बाद 6 महीने तक बच्चा पहुंचते पहुंचते बाय 6 months ही इज एबल टू ग्रैब थिंग्स, तो चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है, फॉलोड बाय क्रॉलिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग। तो वो उसके बाद क्रॉल करता है, बैठता है और दौड़ना भी शुरू करता है। ग्रोथ इन लार्ज मसल कॉजेज चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन, यानी जो हमारे लॉन्ग बोन्स हैं, हाथ के और पैर के लॉन्ग बोन्स हैं, जो लार्ज मसल्स है, उसकी वजह से उसका जो बॉडी प्रपोर्शन है वो चेंज होता है। यानी ये बोन्स लॉन्ग होती हैं और इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट, तो उसकी वजह से उसके जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो चेंज होता है। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इन्फेंसी शोज चेंज इन नर्व्स, ग्लैंड्स, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड टॉयलेट हैबिट्स, यानी इसका नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, किसी चीज़ को बॉल फेंक रहे हैं कितनी जल्दी पकड़ रहा है, वो चीज़ जो बदलती है वो इन्फेंसी में भी बदलती है। ग्लैंड्स, हार्मोन सिक्रीट होने शुरू करते हैं, ग्लैंड्स फंक्शनिंग बढ़ती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी बच्चा जब पैदा होता है इनिशियल स्टेज में वो सिर्फ दूध पीता है और वो कॉम्प्लेक्स खाना नहीं खा पाता, पर ग्रेजुअली वो कॉम्प्लेक्स फूड्स खाना शुरू कर देता है, तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेबल होनी शुरू हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसकी डेवलप होती है और ग्रेजुअली बाय द एंड ऑफ इन्फेंसी वो 18 महीने पहुंचते पहुंचते उसकी टॉयलेट हैबिट्स भी प्रॉपर हो जाती है। फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड शुरू होता है 18 मंथ यानी 1.5 साल से लेकर 6 साल तक, और इसके अंदर 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। एक होता है नेचर ऑफ ग्रोथ, दूसरा आएगा मोटर डेवलपमेंट, तीसरा आएगा लिम्फेटिक सिस्टम का डेवलपमेंट, और चौथा आएगा पेस ऑफ ग्रोथ, यानी किस रफ्तार से ग्रोथ होता है हर बच्चे में। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना है। पहले वाला जैसे मैंने बताया नेचर ऑफ ग्रोथ ये होता है कि ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है और एसोसिएटेड होता है मोटर डेवलपमेंट के साथ। ये एसोसिएटेड होता है इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, और इसका इफेक्ट डायरेक्टली न्यूट्रिशन यानी बच्चे को कितना खाना मिल रहा है उस पर बेस्ड होता है। अगर बच्चा वीक है, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो उसका ग्रोथ कम होगा रादर देन जो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिर्फ हाइट और वेट का बढ़ना नहीं, बल्कि उनकी फंक्शनलिटी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, सेंसरी सिस्टम हो, इन सब की फंक्शनलिटी की इम्प्रूवमेंट को भी हम ग्रोथ बोलेंगे। तो यही सारी चीजें 4 पॉइंट्स आपको लिखनी है। तो आप लिखेंगे इट इज मार्क्ड बाय फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट। Physical growth is associated with increase in height and weight. Nutrition plays a vital role in growth. Healthy children grows faster than weak. And last point, growth and improvement in functionality is observed in various parts of body. यानी जो ग्रोथ होती है और फंक्शनलिटी की इम्प्रूवमेंट वो बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में देखी जाती है, जैसे कि लाइक हेड, लेग्स एंड सिस्टम ऑफ बॉडी लाइक नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम, इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। जो सेकेंड पॉइंट मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ मसल डेवलपमेंट नहीं होता बल्कि उसका कोऑर्डिनेशन भी होता है। यानी अगर आप बच्चे को बॉल फेंक रहे हैं वो दौड़ के जाके बॉल पकड़ेगा, यानी लेग मसल और हैंड मसल दोनों का कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है, ये सारी चीजें मोटर डेवलपमेंट में जाती है। मोटर डेवलपमेंट में फेशियल मसल का एक्सप्रेशन भी जाता है, क्योंकि जब आप बच्चे को किसी तरह से दुखी देखेंगे, वो रो रहा है, मुंह आप करेंगे एक्सप्रेशन, आपका बहुत दुखी एक्सप्रेशन करेंगे या खुशी का एक्सप्रेशन करेंगे, तो वो आपके एक्सप्रेशन को समझ पाएगा और वही एक्सप्रेशन वो अपने चेहरे पे लाएगा।
तो मोटर डेवलपमेंट में फेशियल एक्सप्रेशन भी जाता है, और इसमें ये भी जाता है कि जो लर्निंग है, यानी अगर आप बच्चे को सिखा रहे कोई चीज़, उसका इन्फ्लुएंस मोटर डेवलपमेंट में बहुत होता है। यानी अगर आप बच्चे को बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसका स्किल डेवलपमेंट बेहतर होगा रादर देन उन बच्चों से जिनको एक्टिविटीज़ में नहीं लिया जा रहा। तो यही पॉइंट आपको लिखना है मोटर डेवलपमेंट में। Motor development and motor coordination involves and child learn improves. तो motor development and motor coordination improves and child learn to run, jump and swim. तो क्या होता है कि motor development improve होता है, coordination improve होता है, और बच्चा रन करना, जंप करना, स्विम करना शुरू कर देता है। चाइल्ड रिकॉग्नाइज फेसेस एंड एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से भी, कुछ बिना बोले भी, अपनी भावनाओं को बता पाता है। और लास्ट में लिखिएगा इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग इज सीन इन वेरियस स्किल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ मोटर डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए एक्टिविटी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग इफेक्ट करता है स्किल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, हार्ट रहती है, लंग्स रहती है, और वो ऑक्सीजन कंप्लीट बॉडी में सप्लाई करता है विथ न्यूट्रिशन। उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलती हैं। उसी के साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे बॉडी में होता है जिसमें ब्लड नहीं होता, यानी आरबीसी नहीं फ्लो करता, बल्कि डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं, वो फ्लो करता है। और वो क्या करता है, इम्यूनिटी देता है। डब्ल्यूबीसी हमें रेजिस्टेंस देते हैं डिजीजेस से। तो लिम्फेटिक सिस्टम का डेवलपमेंट इस स्टेज में देखा गया है, बहुत प्रोमिनेंटली होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम बिकम्स प्रोमिनेंट। लिम्फ ग्लैंड्स आर फाउंड इन नेक एंड अंडर आर्म। तो नेक और अंडर आर्म के अंदर लिम्फ ग्लैंड्स की डेवलपमेंट होती है। टॉन्सिल रीचेज इज मैक्सिमम साइज इन दिस स्टेज। तो टॉन्सिल एक लिम्फेटिक टिश्यू है, वो गले के पास होता है। टॉन्सिल हम टॉन्सिलाइटिस भी बोलते हैं, अगर किसी का गले में दर्द कर रहा है सर्दी की वजह से, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो वही टॉन्सिल जो होता है वो लिम्फेटिक टिश्यू होता है, और यहाँ वो अपनी मैक्सिमम साइज में पहुंच जाता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड में टॉन्सिल का डेवलपमेंट हो जाता है। लिम्फेटिक डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मोर न्यूमरस इन चिल्ड्रन। तो लिम्फेटिक डक्ट्स और ग्लैंड्स बच्चों में, अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों में सबसे ज्यादा न्यूमरस होते हैं, बहुत ज्यादा काउंट में होते हैं। जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है ईच चाइल्ड शोज डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जाना कि एक सीक्वेंस होता है ग्रोथ का, एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक सीक्वेंस आती है। इन्फेंसी में जिस तरह बच्चे का कोई मोटर डेवलपमेंट नहीं होता, फिर धीरे धीरे वो चिन हिलाता है, नेक स्टेडी हो जाती है, हंसना शुरू करता है, फिर क्रॉल करना। उसी तरह से यहाँ भी बच्चों का एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस होता है, बट इसकी जो रफ्तार होती है, जो पेस होती है, वो हर इंडिविजुअल की अलग होती है, हर बच्चे की अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी दौड़ पाता है, कोई बच्चे का कोऑर्डिनेशन हाथ और पैरों का बहुत जल्दी होता है, और कोई बच्चे का लेट होता है। तो वही चीज आपको यहाँ लिखनी है। सम चाइल्ड ग्रो स्लोअर ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स एंड फास्टर लेटर। यानी पहले पहले इनिशियल स्टेजों में वो बहुत स्लोली अपनी एक्टिविटीज करते हैं, पर लेटर स्टेज में वो फास्ट हो जाते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स शो डिफरेंट पेस ऑफ ग्रोथ। यहाँ बॉयज और गर्ल्स यानी हेरिडिटी फैक्टर, जिसने हमने पढ़ा कि इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो यहाँ आता है। हेरिडिटी एंड सेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ इन्फ्लुएंस करती हैं, और बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो अलग रहता है। जो बाद वाला सेक्शन है वो है लेटर चाइल्डहुड का। उसमें आप लिखिएगा फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड शुरू होता है 6 से लेकर 12 साल तक, यानी ये प्राइमरी स्कूल का स्टेज है। यहाँ बच्चा ऑलरेडी स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो पूरा इन्फ्लुएंस उसके स्कूल लाइफ की होती है। और 12 साल ये एक्चुअली उस स्टेज तक है जब तक बच्चा प्यूबर्टी नहीं पाता। तो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। एक तो होता है स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ बहुत ही फास्ट रफ्तार में होता है, इन्फेंसी में उससे भी ज़्यादा होता है, एडोलेसेंस स्टेज यानी इसके बाद वाले स्टेज में भी ज़्यादा होता है, पर लेटर चाइल्डहुड में ये स्लो एंड स्टेडी होता है। उसके साथ मोटर डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट होती है, कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाती है, इसकी वजह से ये सेकंड पॉइंट में जाता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है ये ईयर्स ऑफ हेल्दी ग्रोथ होता है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप हो गए थे, और लिम्फेटिक सिस्टम हमें रेजिस्टेंट बनाते हैं डिजीजेस को। तो लेटर चाइल्डहुड में बच्चों का जो बचपन से लेकर इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में जितनी तबीयत खराब होती थी,
वो लेटर चाइल्डहुड में नहीं होती। यहाँ बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट को आप एक्सप्लेन जिस तरह करेंगे वो होगा स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। इट इज अ पीरियड ऑफ स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ वेयर डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, यानी डेवलपमेंट चारों तरीके से यूनिफॉर्म होता है, बट स्लो इन कंपैरिजन टू इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। पर अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी के कंपैरिजन में स्लो होता है। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स ऑफ चाइल्ड, यानी जेंडर ऑफ चाइल्ड मेल है या फीमेल है, उसको उसके साथ उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेच्योरिटी इन्फ्लुएंस होती है। कहा जाता है कि गर्ल्स अटेन मेच्योरिटी 2 years अर्लियर देन बॉयज। सो गर्ल्स अटेन मेच्योरिटी 2 years अर्लियर देन बॉयज। इसकी वजह से उनकी जो रेट होती है दोनों की, गर्ल्स एंड बॉयज की, वो अलग होती है। जो सेकेंड जो पॉइंट है वो है मोटर डेवलपमेंट। मसल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज आर सीन। सो यहाँ क्या होता है कि मसल स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, तो उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, हाथ और पैर का एक साथ काम करना, ये सारी कोऑर्डिनेशन बेहतर बन जाती है रादर देन अर्ली चाइल्डहुड। और चाइल्ड लाइक्स टू एंगेज हिमसेल्फ इन गेम्स एंड एक्टिविटीज। और यहाँ बच्चे खुद को बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम्स में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पसंद करते हैं। इसीलिए इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में भी जाएगा कि इस वक्त बच्चों को जितनी आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व करें, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ होती है और मोटर कोऑर्डिनेशन होता है वो बेहतर होगा। इसके बारे में हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में आएंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो आप लिखिएगा, ईयर्स ऑफ हेल्दी ग्रोथ। तो ये एक पीरियड होता है हेल्दी ग्रोथ का। चाइल्ड इज रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, यानी डिजीजेस को रेजिस्टेंट होता है, उसे डिजीजेस नहीं होती ज़्यादा। एंड इट इज पीरियड ऑफ हेल्दी ग्रोथ। तो एक पीरियड होता है हेल्दी ग्रोथ का। चाइल्ड आर एंगेज इन आउटडोर गेम्स एंड पीर ग्रुप फॉर्मेशन स्टार्ट्स। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, आउटडोर गेम्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं और पीर ग्रुप फॉर्मेशन यानी फ्रेंडशिप की फॉर्मेशन यहाँ शुरू होती है। फ्रेंड्स, एडोलेसेंट स्टेज में यही पीर ग्रुप का जो फॉर्मेशन जो यहाँ शुरू होता है वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रहता है उनकी साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल डेवलपमेंट में। और वो जो फैक्टर होता है पीर ग्रुप फैक्टर, वहाँ जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है वो उसकी स्टार्टिंग लेटर चाइल्डहुड से शुरू हो जाती है। इसीलिए ये पॉइंट भी लिखना ज़रूरी है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये हमारा क्वेश्चन चाइल्डहुड पे है, तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपको लिखना होगा। क्योंकि अगर ये इस तरह है, अगर एक पेरेंट और एक टीचर को अर्ली चाइल्डहुड की चीज़ें पता हैं तो वो क्या क्या चेंजेस ला सकता है बच्चे में, जिसकी वजह से बच्चे का बेटर डेवलपमेंट हो। तो पहली जो चीज़ होगी वो है रिच एंड बैलेंस्ड डाइट। Early childhood is a period of rapid development, so balanced and healthy diet should be provided. यहाँ जिस तरह हमने जाना कि अर्ली चाइल्डहुड बहुत जल्दी रैपिडली बच्चे डेवलप करते हैं, बड़े होते हैं, ग्रोथ होता है, तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो खाना बैलेंस्ड हो जाना चाहिए और उनके लिए हेल्दी खाना होना चाहिए। Deficiency of food causes serious health problems later in life and retarded growth. अगर इस स्टेज में बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसका इफेक्ट पूरी लाइफ उन्हें देखने को मिलता है और उनकी हाइट भी बड़ी नहीं होती और वो हमेशा बीमार भी पड़ते रहते हैं। तो बच्चों को यहाँ रिच एंड बैलेंस डाइट देने की ज़रूरत है। जो सेकंड पॉइंट है वो है गुड हैबिट ट्रेनिंग। यहाँ बच्चों को एक पर्सनल हाइजीन और क्लीनिंगनेस की हैबिट की ट्रेनिंग देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये ट्रेनिंग उनकी लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है उन्हें अपने को रेजिस्टेंट रखने के लिए डिजीजेस से, एक हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए। तो ये पॉइंट आप लिखिएगा, चाइल्ड नीड टू बी ट्रेन्ड इन गुड हैबिट्स ऑफ पर्सनल क्लीनिंगनेस एंड हाइजीन, यानी किस तरह अपने को साफ रखना है, किस तरह सराउंडिंग साफ रखनी है, ये सारी चीज़ें बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए इस पीरियड में। जो थर्ड है वो है चाइल्ड टू मेड इंडिपेंडेंट, यानी इन्फेंसी में बच्चा कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पर, और इस जगह पर पेरेंट्स हो, स्कूल हो, उनका ये होना चाहिए फोकस कि बच्चे खुद ब खुद कुछ करें, खुद ब खुद काम करें। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे प्री स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ फोकस होना चाहिए कि बच्चे अपने आप एक्टिविटीज़ करें, अपने आप चीज़ों को लिखें ताकि वो इंडिपेंडेंट बने। चाइल्ड शुड बी एंगेज टू डू रूटीन एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो एनकरेज टू डू रूटीन एक्टिविटी, हर दिन की एक्टिविटी जो है उनकी वो खुद करें। जो चौथा पॉइंट है प्ले इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ इन दिस स्टेज, सो ही मस्ट बी एनकरेज टू प्ले विथ विच इन्वॉल्व्स लिम्ब एंड मसल एक्टिविटीज। यहाँ
खेलना बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खेलने से उनकी जो मोटर डेवलपमेंट है और मोटर कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होती है। इसीलिए लिम्स यानी हाथ पैर तो वो उन खेलों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए जिसमें मसल्स और हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, तब उनकी डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट बेहतर होगी। और जो लास्ट पॉइंट इसमें जाएगा वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। चाइल्ड शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड डेवलप बेटर कमांड एंड लैंग्वेज। तो यहाँ भी को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चा अपने को एक्सप्रेस करे, जिसकी वजह से उसके अंदर वो जो सोच रहा है वो दूसरों को बता पाए। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बेहतर हो पाए, वो सेंटेंस फ्रेम सही तरीके से कर पाए और दूसरे जो बोल रहे हैं वो भी चीज़ें वो समझ पाए। तो सेल्फ एक्सप्रेशन यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो आप लिखिएगा वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड, यानी लेटर चाइल्डहुड में इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। इसमें भी 5 पॉइंट्स जाएंगी। जो पहले होगा प्रॉपर केयर ऑफ फूड, जो अर्ली चाइल्डहुड में था वही ये भी पॉइंट आएगा कि प्रॉपर केयर लेना चाहिए बच्चों का खाने का। उसके साथ ये एक स्टेज होता है लेटर चाइल्डहुड स्कूल लाइफ का, प्राइमरी स्कूल लाइफ का, यानी 1st स्टैंडर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक का। तो यहाँ फिजिकल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पर बहुत जोर होना चाहिए स्कूल में। जो 3rd है हेल्दी एंड गुड हैबिट्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों में। और 4th है कि स्कूल में भी और घर में भी उन्हें एक सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर, एक दयावान एटमॉस्फेयर और एक लविंग एटमॉस्फेयर मिले। और लास्ट पॉइंट सेल्फ एक्सप्रेशन, यहाँ भी ज़रूरी है बच्चों का, ताकि वो अपनी भावनाओं को बता पाएँ, अपने को जितना हो सके एक्सप्रेसिव बना पाएँ। तो फ्रेंड्स ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं और इनमें डिटेल जो आप लिखेंगे वो होगा प्रॉपर केयर ऑफ फूड। Parents should take proper care of food and hygiene of child. They should see that child is physically healthy. तो यहाँ पेरेंट्स को बच्चों को प्रॉपर खाना देना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि बच्चों का प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और वो हेल्दी रह रहे हैं। फ्रेंड्स इसके साथ टीचर का यहाँ रोल आता है कि टीचर को भी ये देखना चाहिए कि बच्चा स्कूल में जब आ रहा है तो प्रॉपरली ड्रेसअप होकर आए, प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करे, क्लीन ड्रेसेस पहन के आए। तो ये टीचर देखें ताकि उसकी जो क्लीनिंगनेस की हैबिट है वो डेवलप हो। जो सेकेंड है वो है फिजिकल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। यहाँ बच्चों को स्कूल में इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। स्कूल शुड प्रोवाइड प्रोविजन फॉर इंडोर, आउटडोर एंड इंडोर एक्टिविटी फॉर चाइल्ड। और सेकेंड है डिग्निटी ऑफ लेबर शुड बी एम्फसाइज, यानी परिश्रम को जो एम्फोसिस है कि हार्डवर्क और जो लेबर है उसकी जो डिग्निटी है यानी सम्मान है, हार्डवर्क का जो सम्मान है वो उस पर एम्फोसिस होना चाहिए। यानी बच्चों को बताना चाहिए कि हार्डवर्क इज़ रिस्पेक्टेड। अगर कोई बहुत परिश्रम करके कोई चीज़ कर रहा है तो वो एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है, तो इस चीज़ पर भी एम्फोसिस होना चाहिए। जो थर्ड है वो है हेल्दी एंड गुड हैबिट्स। गुड एंड हेल्दी हैबिट्स शुड बी डेवलप्ड इन चाइल्ड। तो यहाँ बच्चों को गुड हैबिट्स और हेल्दी हैबिट्स की एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और वो उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके साथ एम्फोसिस शुड बी गिवन ऑन डिसिप्लिन लाइफ। तो डिसिप्लिन लाइफ पर एम्फोसिस होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्कूल में बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हैं क्लासेस का, उसके एग्जाम्स के टाइम टेबल भी फॉलो करते हैं। उसके साथ असेंबली, सुबह की असेंबली एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ शुरू होती है डिसिप्लिन लाइफ। स्कूल से ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ स्कूल में भी बच्चों को एक प्रॉपर गुड हेल्दी हैबिट्स की इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए और उसके साथ एक डिसिप्लिन लाइफ भी स्कूल में उन्हें मिलनी चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है वो है सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर। सिंपैथेटिक एंड अफेक्शनेट एटमॉस्फेयर शुड बी प्रोवाइडेड एट स्कूल एंड होम। घर में और स्कूल में बच्चों को एक बहुत प्यार भरा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए सो दैट दे डेवलप इनटू वेल बैलेंस्ड इंडिविजुअल, ताकि वो बड़े होकर एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बने। अगर यहाँ बच्चों को स्कूल में बहुत डांट मिलेगी, इस स्टेज में बहुत ही ज़्यादा रफ बिहेवियर मिलेगा बच्चों को, तो वो उनके अंदर या तो बहुत गुस्सा आएगा या बहुत डर बैठ जाएगा, जो उनकी लेटर लाइफ को बहुत बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस डालेगा। तो यहाँ स्कूल का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चों को एक सिंपैथेटिक एंड अफेक्शनेट एटमॉस्फेयर मिले, टीचर्स से मिले, एनवायरनमेंट से मिले और पेरेंट्स के साथ भी उन्हें ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिले। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन।
Child should be allowed to express himself to the fullest through various co-curricular activities. Friends, यहाँ जब हमने देखा अर्ली चाइल्डहुड में सेल्फ एक्सप्रेशन वॉज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, पर यहाँ जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो है अपने को कंप्लीटली एक्सप्रेस करना, ओनली लैंग्वेज के फॉर्मेट से नहीं बल्कि गेम्स के भी फॉर्मेट से, डांस के, ड्राइंग या वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज के फॉर्मेट से भी बच्चे अपने को एक्सप्रेस करें ताकि वो भी जान पाए उनमें क्या क्या खूबियां हैं। और ये चीज़ इसीलिए स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों को खुद को उनको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत एक अच्छा मीडियम होता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देयर फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, और गेम्स और स्पोर्ट्स स्कूल में प्रोवाइड किए जाने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उनकी सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं करवाती, सिर्फ मोटर डेवलपमेंट नहीं करवाती, बल्कि उनकी सोशल डेवलपमेंट भी करवाती है, एक टीम वर्क उन्हें सिखाती है, सिंपैथेटिक बनाना सिखाती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें डेवलप करती है, तो सोशल डेवलपमेंट भी उनमें। लास्ट में आप लिखिएगा फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलेसेंस। फ्रेंड्स, हालांकि ये क्वेश्चन चाइल्डहुड पर है, तब भी आप एक पैराग्राफ चाइल्डहुड से पहले इन्फेंसी पर और एक पैराग्राफ चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस पर लिखिएगा, क्योंकि ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा कि ये 13 से 19 ईयर्स तक के स्टेज को है कहा जाता है एडोलेसेंस। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, एंड इज मार्क्ड विथ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसमें ग्रोथ जो होती है और डेवलपमेंट जो होती है बहुत ही ज़्यादा रैपिड स्पीड में होती है। उसके साथ द ह्यूमन बॉडी अटेन्स इज फाइनल एंड डेवलप शेप, तो यहाँ ह्यूमन बॉडी अपनी जो फाइनल शेप है वो पा जाता है, यानी जो एडल्टहुड का जो हाइट है वो मिल जाता है। उसके साथ बोन्स, मसल्स एंड मोटर कंट्रोल इंक्रीजेस टू इज ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, यानी बोन्स का डेवलपमेंट, मसल का डेवलपमेंट और मोटर कंट्रोल और मसल फंक्शनिंग यहाँ अपनी ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पर होते हैं। उसके साथ इट इज़ अ पीरियड ऑफ हाई डिग्री ऑफ मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी इस स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट भी अपने हाईएस्ट लेवल में होती है, सोशल डेवलपमेंट भी इसमें बहुत हाई लेवल में होती है, लोग बहुत फ्रेंड्स बनाते हैं, और इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ही ऑप्टिमम या फिर कहा जाए तो बहुत हाई लेवल में होती है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं कोई और एक सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाऊं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अगर मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ बनाना शुरू करूंगी तो मैं शायद सारे सब्जेक्ट्स को जस्टिफाई ना कर पाऊँ। तो कोई भी एक सब्जेक्ट जिस पे आपको सबसे ज़्यादा डाउट है और आप चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ उसे भी वीडियो बनाऊं, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।